आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि आपने देखा होगा टाइटल में, हम इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी उसके सिलेबस, उससे रिलेटेड बुक्स, क्या हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना है, राइट, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ख़ासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जस्ट अभी अपना प्रिपरेशन कुछ समय पहले शुरू किया है या जो शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। उन्हें क्या, कैसे और कब पढ़ना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया को जनरली हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट है एशियन इंडिया यानी प्राचीन भारत, दूसरा पार्ट है मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, तीसरा पार्ट है मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत, और चौथा पार्ट है आर्ट एंड कल्चर। हम इन 4 भागों में इतिहास को पूरी तरह से कवर करते हैं। और आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा कि इतिहास हमारे प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग आप कह सकते हो 15 क्वेश्चन जनरली हमारे हिस्ट्री से रहते ही रहते हैं, और 15 क्वेश्चन का मतलब है 30 मार्क्स, जिसे आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। और जनरली ये स्टैटिक ही होते हैं, इनमें करंट का कोई खास रोल नहीं होता है। यानी आज जो बुक्स में लिखी हैं उन्हीं में से ही क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े ट्रिकी होते हैं, हमें दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन होते हैं बुक में से ही। तो हम समझेंगे कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो मेरे ख्याल में और बहुत सारे टॉपर्स के ख्याल में भी एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के लिए बहुत सारे टॉपर्स एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं। यानी एनसीईआरटी इनफ होती है प्राचीन भारत और मेडिवल भारत को कवर करने के लिए, ठीक है, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को कवर करने के लिए। एनसीईआरटी कवर करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है कि हम और कोई बुक पढ़ सकें, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लूसेंट पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो, एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की। और उसमें भी हमें सारे बुक्स नहीं पढ़ने हैं, उसमें हमें कुछ कोर चीज़ें पढ़नी होती हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को ध्यान में दोगे तो वहाँ पे बहुत स्टैटिक पार्ट्स पूछे जाते हैं। जैसे प्राचीन भारत में किसी ने बुक पब्लिश की, किसी ने बुक लिखी, तो किसने लिखी उसके बारे में होता है। या कोई यात्री आया था भारत किसी देश से, कई देश से यात्री भारत आए हुए हैं, तो उन यात्रियों के बारे में पूछा जाता है, वो कितने समय यहाँ ठहरे, किसके काल में आए थे, मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में, राइट। तो स्टैटिक चीज़ें ही पूछते हैं। तो हमें उसमें चीज़ों को समझ के थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, यानी पूरा बुक नहीं पढ़ना है। वहाँ पे बहुत सारी समरीज दी होती है बुक के पीछे, हर चैप्टर के पीछे, आप वो भी रेफर कर सकते हो। पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी आप पूरा पढ़ो, एनसीईआरटी बिल्कुल पूरा पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर वक्त मिलता है तो आप लूसेंट की एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। अगला हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया में ही हमारे सारे राष्ट्रीय आंदोलन शामिल होते हैं, यानी हमारे सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं, ठीक ना। और उसके लिए आप सभी को भी शायद पता होगा, आपने सुना भी होगा, स्पेक्ट्रम जो आजकल बहुत चर्चित है, क्योंकि उसी में से, यानी वो बुक ऐसी है जिसमें से सारे टॉपिक्स, मॉडर्न इंडिया के सारे टॉपिक्स एग्जैक्टली कवर हो जाते हैं। और वो बिल्कुल इनफ होती है, क्योंकि वहाँ से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग आपको मिलेंगे, मतलब आप समझ पाओगे और आप सॉल्व भी कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कोई और बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बुक अकेले ही खुद ही 600 पेज के आसपास की है, 600-700 पेज की है। तो तब पढ़ते पढ़ते आपके बहुत सारे वक्त चले जाएंगे, तो वो काफ़ी है। और उसी को ही आपको बार बार पढ़ना है, ताकि वो चीज़ें दिमाग में रहें, ठीक ना। और लास्ट है आर्ट एंड कल्चर, जो हिस्ट्री में हमारा चौथा पार्ट है। वो क्या है? आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो किसी साल 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, किसी साल बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे एशियंट और मेडिवल में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-4 मुश्किल से 5, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कभी आए होंगे। तो सेम ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर में भी है, उसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2-3-4 के ही आसपास आते हैं। हालांकि ये भी ज़्यादा हैं, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट 4 क्वेश्चंस के लिए, 2 क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप एक बुक सिर्फ रेफ़र कर सकते हो, और वो है आपके एनसीईआरटी की 11th क्लास की फाइन आर्ट करके बुक है। अगर आप उसे इंटरनेट पे या कहीं सर्च करोगे या शॉप पे जाकर ढूंढोगे, दुकानों में जाके पूछोगे बुक स्टोर्स पे,
तो आपको देंगे। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। और जो बातें मैं बता रहा हूँ वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के एस्पायरेंट्स के लिए इनफ है, और इतना ही हमें करना भी है। ठीक है। तो अगली जो हमारी बुक है या अगला जो हमारा टॉपिक है सिलेबस में वो है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी भारत और विश्व का भूगोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। और क्वेश्चन बनने के कारण ये भी हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, ज्योग्राफिकल इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। तो यहाँ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की नज़र से भी। तो यहाँ से जनरली 12 से 15 क्वेश्चन हर साल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कवर कहाँ से करें, इसके लिए जिन एस्पिरेंट्स के पास टाइम है, जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, वो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लें। अगर उन्होंने 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली, वो मोर देन इनफ है। यानी उससे ज़्यादा आपको प्रीलिम्स के लिए खासकर पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कोई ऐसा एस्पायरेंट है जिसके पास वक्त की कमी है तो वो सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकता है, जो 4 बुक्स है। 11th में 2 है और 12th की एनसीईआरटी में 2 बुक्स हैं। तो इन 4 बुक्स को कवर करके भी आप अपना ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही कवर कर सकते हो। एक्चुअली मसला ये है कि 6, 7, 8 में जो सिलेबस हम पढ़ते हैं बेसिक को अच्छा करने के लिए, वही 9th और 10th की एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा एडवांस लेवल पर। और जो 9th और 10th या मैं कहूँ 6 to 10 जो दिया है, वही 11th और 12th में एकदम सटीक तरीके से, शॉर्टकट तरीके से जो टर्म्स हैं एग्जैक्टली उन्हीं को एक्सप्लेन कर करके 11th और 12th में आपको चीज़ें दी हैं। यानी अगर आपने 11th और 12th भी पढ़ लिया तो भी आपने 6 से 10 पढ़ लिया, इस तरह से वहाँ पे दिखता है, नज़र आता है। तो अगर समय है तो 6 से 12th पूरा करो, ताकि बार बार रिपीट होने से आपका टॉपिक, आपका बेसिक जो है बहुत अच्छा हो जाए। और समय नहीं है, कोई जॉब जाने वाला पर्सन है या किसी वजह से टाइम नहीं मिलता, तो 11th और 12th की ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी, 11th 12th की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी, वो बिल्कुल इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है आपको एटलस, यानी आपको मैप जो है आपको कवर करना होगा, पॉलिटिकल मैप कवर करना होगा, सोशल मैप कवर करना होगा, और हम कह सकते हैं रिसोर्सफुल मैप जो भी होते हैं, मतलब जनरली, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, बॉर्डर को लेकर इश्यूज़ हो रहे हैं, रशिया का यूक्रेन पे जो युद्ध चल रहा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ में जो यूपीएससी है, अभी यूक्रेन पे चल रहा है प्रॉब्लम, तो यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। 2021 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था अफगानिस्तान के आसपास के जगहों के बारे में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि पिछले साल तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। तो ऐसे जो भी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनसे ऊपर ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकते हैं एरिया वाइज। तो आपको एरिया पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप एटलस बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। और उसके अलावा करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है, करंट अफेयर भी आपको फॉलो करना है। तो हमने क्या समझा कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करने के लिए हम 6 से 12 तक की बुक, अगर समय है तो एनसीईआरटी की, और अगर टाइम नहीं है तो 11th एंड 12th ही ओनली एनसीईआरटी हम कर सकते हैं, प्लस मैप, वर्ल्ड मैप, प्लस करंट अफेयर। ओके। तो अब जो हमारी अगली बुक है वो हमारी है पॉलिटी, जो हमारा सिलेबस है, भारतीय राजतंत्र और शासन। ये हमारी यूपीएससी का एक तरह से समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इवन मेंस में भी, प्रीलिम्स में तो है ये, मेंस में भी और आगे भी, राइट। तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत नाम की बुक पढ़नी है, और आई होप आप सभी को पता होगा कि हर एक एस्पायरेंट, टॉपर, जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो सब के सब लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं। और सिर्फ यूपीएससी की नहीं, जहाँ तक मुझे याद है, ख्याल है, मैं देखता हूँ कि पीसीएस लेवल पर, स्टेट पीसीएस के भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी जो एस्पायरेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो क्या ही पढ़ी, वो एक तरह से गीता और कुरान की तरह है, उसे हमें पढ़ना ही है कुछ भी करके, राइट। हाँ, कोई अगर बहुत ही बेसिक बिगिनर है जिसका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, वो भी ग्रेजुएशन उसने क्रॉस भी नहीं किया है किसी एस्पायरेंट ने, तो एनसीईआरटी पहले पढ़ सकता है पॉलिटी के लिए। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पॉलिटी को लेकर बहुत बेसिक चीज़ों का क्लियरेंस हो जाता है। क्योंकि सीधे अगर हम लक्ष्मीकांत उठाते हैं तो बहुत बार हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं,
क्योंकि लक्ष्मीकांत जो बुक है वो मेच्योर इन द सेंस कि वो कुछ ज़्यादा बोलते हैं ना, आपकी बहुत बेसिक अच्छी होगी तो ये आपको जाके समझ में आती है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप कोचिंग जा रहे हो, आप किसी सपोर्ट ले रहे हो, तो फिर आप कर सकते हो, नो डाउट। बट आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले NCERT ज़रूर पढ़ लें पॉलिटी की, ठीक है, जो भी 6 से लेकर 12 तक की, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि उससे आपका बहुत अच्छा बेसिक कवर हो जाएगा। और उसके बाद जब आप लक्ष्मीकांत उठाएंगे, लक्ष्मीकांत क्योंकि स्टैंडर्ड बुक है, तो जब आप उसके बाद उसको टच करेंगे लक्ष्मीकांत को, तो आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतर तरीके से सब समझ में आएगा, बिना किसी टीचर के, बिना किसी कोचिंग के भी, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत आप फॉलो कर सकते हो इसके लिए। अगला हमारा टॉपिक है, या अगला हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास। तो ये जनरली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसके लिए हमें मेनली जो है करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। बुक की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो टॉपर्स हैं वो भी जो हैं 11th और 12th की NCERT जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, आपको तो पता ही है NCERT। तो माइक्रो और मैक्रो, और मेनली मैक्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। मैक्रो की आप NCERT और माइक्रो भी अगर वक्त मिले तो माइक्रो भी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बुक है। दोनों अगर कवर कर देते हो, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक आप ज़रूर छू सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे श्री राम IS की बुक आती है, रमेश सिंह की आई थिंक अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स की बुक आती है, उसे भी आप टच कर सकते हो। और ये प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल भी इनफ है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी। तो मेनली आप 11th और 12th की NCERT ज़रूर करना इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा करंट अफेयर पे आपका बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रमेश सिंह है या श्री राम IS की बुक्स हैं बेसिकली अच्छी है, नो डाउट, टाइम मिले तो जरूर पढ़े, लेकिन वो और देखा जाए तो वो मेंस से रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन हमें प्रीलिम्स में पढ़ना है, प्रीलिम्स को कवर करना है, तो हमें लिमिटेड पढ़ना है, हमारी बेसिक अच्छी करनी है। तो बेसिक अच्छे करने के लिए आप 11th-12th की NCERT को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यानी कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। अब इसके लिए बुक जो है वो थोड़ा मसला है, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए पर्यावरण की अच्छी बुक ना थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो पर्यावरण की यानी एनवायरनमेंट की जो सबसे बेस्ट बुक है वो है शंकर IS की बुक, शंकर IS एनवायरनमेंट की बुक, जो कि सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई बेस्ट बुक अवेलेबल नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप करंट अफेयर पे जरूर ध्यान दें, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को तो देना ही देना है, हिंदी मीडियम वाले करंट अफेयर पे बहुत ध्यान दें, और शंकर IS की ही बुक को पढ़ने की कोशिश करें। अब आप बोले ये क्या बोल रहे हो, हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश में कैसे पढ़ेगा? तो यूट्यूब पर या और भी बहुत सारे ऑफिशियल ऑनलाइन साइट्स पर शंकर IS के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप भी ज़रा अपनी तरफ से अगर मेहनत करोगे तो ज़्यादा बेटर है। कुछ टीचर्स हैं ऑनलाइन जो शंकर IS के बुक को हिंदी में डिकोड करके उसे वर्ड टू वर्ड पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शंकर IS पे इतना मेहनत किया जाए? क्योंकि शंकर IS का जो कंटेंट है वो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर एकदम सटीक है, यानी एकदम एक्यूरेट है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लगभग 80% क्वेश्चंस वहाँ से आपको मिल जाएंगे शंकर IS से। तो हिंदी मीडियम वाला कहाँ जाएगा? इसके लिए आपको उन लेक्चर्स को जाके देखना चाहिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप शंकर IS हिंदी लेक्चर्स ऐसा करके आप टाइप करके जो भी आप टर्म यूज़ कर सकें वहाँ पर, इन हिंदी वीडियो, शंकर IS इन हिंदी वीडियो ऐसा करके डालेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ऑनलाइन वीडियो आप देख सकते हो, आप शंकर IS की पूरी बुक कवर कर सकते हो। अगर आपने शंकर IS की पूरी बुक कवर कर ली तो बहुत इनफ होता है प्रीलिम्स के लिए। साथ में करंट अफेयर पे आपको बिल्कुल नज़र रखनी है, ठीक है। तो ये दो काम करेंगे आप, तो आपका पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी जो है पूरी हो जाएगी, ठीक है। अगला हम बात कर सकते हैं साइंस और टेक के बारे में, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जनरली करंट अफेयर रिलेटेड ही क्वेश्चन इस पे आते हैं। फिर भी आप बेसिक के लिए आज तक भारत की जितनी भी उपलब्धियां रही हैं, भारत ने जो मेजर रॉकेट्स बनाए हैं, मेजर सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, मेजर टैंक्स बनाए हैं, डिफेंस सेक्टर में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं,
इन पे आप खास नज़र रखो और उन्हें उनकी एक लिस्ट बना दो कि कौन सी चीज़ कब और मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका रोल क्या है, ठीक है। और करंट अफेयर पे ज़्यादा हाल के 2-4 सालों में जो हुए हैं वो और जो अभी चल रहे होंगे वो, उनके ऊपर आप नज़र रखो कि साइंस और टेक में हो क्या रहा है, ठीक है। उतना इनफ होता है। जनरली क्वेश्चंस आने होंगे तो उन्हीं में से आएंगे और नहीं आने होंगे तो फिर तो कहीं से भी नहीं आने वाले, ठीक है। लास्ट में कुछ चीज़ें एडिशन, ये तो जनरली हमने उन टॉपिक्स की बात की जो मेजरली प्रीलिम्स में काम आती हैं। जैसे हमने बात की हिस्ट्री की, जिससे लगभग 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। हमने बात की ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिक्स कर दिया जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। 15 और 25 काउंट करो तो 40 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट में बन गए। पॉलिटी से भी 15 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स टॉपिक जो उससे भी 15 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। 15 30 40 70 मतलब 60 से 70 क्वेश्चन तो आपके इन 5-6 टॉपिक से ही बन जाते हैं मेजरली। तो आपको इन 5 सब्जेक्ट्स पे ही मेजरली ध्यान देना है। इनको किसी भी तरह कवर करने की कोशिश करनी है, सबसे पहले इन्हें कवर करने की कोशिश करनी है। बाकी आपका जो ऑप्शनल का जो भी आपका शेड्यूल होगा उसको फॉलो करो। इतना आप कवर कर लेते हो तो समझ लो कि आप प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगभग आपके चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर प्लीज़ किसी भी दिन स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है। करंट अफेयर बिल्कुल फॉलो करना है। अक्सर पाया गया, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, एस्पायरेंट जो हैं, वो करंट अफेयर को स्किप कर जाते हैं, या तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते या इशू होता है। अब करंट अफेयर के लिए आप सोर्सेज में क्या यूज़ सकते हो, सबको पता है, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी द हिंदू जनरली यूज़ करते हैं। आजकल पाया गया है कि टॉपर्स द इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस जो भी आप एक न्यूज़पेपर पढ़ सको काफ़ी होता है। ज़्यादा करंट अफेयर हमें बस सपोर्ट के लिए होना चाहिए, हमारी नज़र होनी चाहिए कि भारत में या वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है ना, हमें वो याद नहीं करना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ पाए, तो बहुत लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, ठीक है, इसको रेफर करते हैं। या इसके अलावा एक और ऑप्शन है मेरे पास, मुझे पता है, आपको भी पता होगा शायद, कि ऑनलाइन यूट्यूब पर, खासकर यूट्यूब पे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो द हिंदू को डिकोड करके हिंदी में हिंदी मीडियम वालों के लिए लेक्चर्स को बनाते हैं। जनरली वो लेक्चर 1.5 घंटे के होते हैं, जनरली कभी ज़्यादा हो गए कभी कम भी होते हैं। जैसे जो भी एडिटोरियल या न्यूज़ जो भी आएगा उस पेपर में उस हिसाब से होता है, कभी ज़्यादा भी आता है कभी कम भी आता है। तो आप उसे फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है ये मेजर ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें आने वाले जो टॉपिक्स होते हैं, जो एडिटोरियल होते हैं खासकर, उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे प्रीलिम्स और मेंस में भी। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो उनको फॉलो करके बच्चों के लिए लेक्चर्स बनाते हैं, डिकोड करते हैं, सारे पीपीटी तैयार करते हैं उन्होंने, और उन्हें डिलीवर भी करते हैं बच्चों को। तो आप ऑनलाइन जो भी जिस भी टीचर का आपको ज़्यादा बेस्ट लगता हो, 2-4 लेक्चर्स आप देख लो, हर किसी के जिनका भी ज़्यादा सही लगता हो आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। सबसे लास्ट बात और सबसे इम्पॉर्टेंट भी, ये तो हमारे सब्जेक्ट की बात हो गई, क्या बुक होनी चाहिए उसकी बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लोग सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं, और शायद यही कारण है कि बहुत सारे एस्पायरेंट जो है वो क्लियर नहीं कर पाते 2-3-4 सालों तक, ठीक है। मैं भी एस्पायरेंट हूँ, मुझे भी जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न था, कोई बताने वाला नहीं था वगैरह वगैरह था, और थोड़ी मिसगाइडेंस भी थी एक तरह से, लेकिन अब क्लियरेंस है कि चीज़ें करनी क्या है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, पढ़ना है, समझना है उसे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, आप बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है एक दिशा करके, आई थिंक मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप उसे प्रेफर कर सकते हो। 25 से 26 साल या आई थिंक 20 साल, एटलीस्ट 20 साल का क्वेश्चन पेपर उसमें अवेलेबल है टॉपिक वाइज। अगर 20 साल के वो क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो एकदम, तो माना जाता है कि हर साल जो 10 से 15 क्वेश्चन थे वो रिपीट होते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, लेकिन रिपीट सेम होते हैं, मतलब मीनिंग सेम होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है। यानी 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ करने से ही हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का फायदा ये भी है कि उससे भी आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे। पहले आप यहाँ सारी बुक्स पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, एनवायरमेंट पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, राइट, साइंस एंड टेक पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ लोगे, तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी होगा। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओगे, उन्हें देखोगे, समझोगे, तो आपके नॉलेज में और भी
बोलते ना इंक्रीज़ होगा आपका नॉलेज, आपकी आपकी समझ बढ़ेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, लेकिन ज़रूर देखें। जैसे हम इन सब टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं, उसी तरह से हमें प्रीवियस क्वेश्चन का भी कभी कभी रिवीजन करना चाहिए, या करो टॉपिक वाइज खासकर। और जैसे रिवीजन की बात हो रही है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप समझिए कि आपको कितने देर पढ़ने में मज़ा आता है, उतने देर पढ़िए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा इन्जॉय कीजिए, फिर वापस आके पढ़िए, और इस तरह से आप अपने शेड्यूल को मेंटेन रखिए। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, सर कितने घंटा पढ़े, कितने आवर्स पढ़ा जाए। तो वो कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि एटलीस्ट यूपीएससी का एस्पायरेंट 6 घंटा अगर नहीं पढ़ता है, अगर वो फुल टाइम एस्पायरेंट है तो 6 घंटा एटलीस्ट नहीं पढ़ता है, तो फिर वो क्या ही पढ़ पाएगा। क्योंकि जो सिलेबस है वो लगभग 1 साल का तो सिलेबस ही है सिर्फ पढ़ने का। उसको फिर आंसर राइटिंग, प्लानिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। अभी तो हम लोगों ने बस प्रीलिम्स की बात की है, मेंस में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे राइटिंग है, एथिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, यहाँ हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री। हालांकि प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल हमारे काम की नहीं, हमें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को समझ पाए, अगर समझ पा रहे हो और देख पा रहे हो चीज़ों को प्रॉपर, तो ये आप अगर फॉलो करते हो तो इतना इनफ होगा। और फिर प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, अपने को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, कोई भी ये मत सोचना कि बस पढ़ लिया, प्रीवियस क्वेश्चन बस देख लिया और चले गए एग्जाम में, तो उससे भी नहीं होगा। आपको टेस्ट लगाने होंगे, क्वेश्चंस करने होंगे, चाहे आप जैसे भी करें, जहाँ भी करें, कोई भी कोचिंग का ले लें, और आपको उस तरह से करना है। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, वो माहौल में ज़रूर बैठना है जहाँ एग्ज़ाम देना है, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।